हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज हम जो हमारा कोर्स है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उस पे हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस इम्पोज करने के लिए जो किंग लुइस 16 थे, उन्होंने क्या किया था, एक स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग वहां बुलाई थी। ठीक है। अब वोटिंग में जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि वन पर्सन वन वोट का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो किंग है वो इस बात को उन्होंने नहीं माना। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो जो स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग थी वहां से बाहर चले जाते हैं। और स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग से बाहर जाने के बाद वो 20th ऑफ जून 1789 को गैदर होते हैं एट द टेनिस कोर्ट इन वर्सेलिस। और वहां वो फ्रांस के लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो मोनार्की है उसके पावर को लिमिट किया जा सके। ठीक है। और बाद में फिर आगे जाकर 14th ऑफ जुलाई 1789 को जो बैस्टिल का स्टॉर्मिंग हुआ था, उसके बाद जो राजा थे उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब वो रूल करेंगे इस बात को उन्होंने मान लिया था। तो वही जो इवेंट है, इसमें जो फ्रांस जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम दी मोनार्की मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना कंप्लीट कर लेती है ऑन 1791। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मतलब जो किंग है, जो राजा है लुइस 16, जिसके पास एनॉर्मस पावर थे, जो बहुत ज्यादा अपने पावर का कभी गलत इस्तेमाल भी करता था, उसके पावर को कम करना। These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated। अब पहले क्या है कि किंग के हाथ में पावर होता था सारा। ठीक है। अब ये जो किंग के जो हाथ से पावर लेकर तीन अलग अलग बॉडी को दे दिया। ठीक है। पहला जो बॉडी था उसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव, दूसरा जो बॉडी था उसको बोलते थे लेजिस्लेचर, और तीसरा जो बॉडी था उसको बोलते थे जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। ठीक है। और जुडिशरी का काम है टू प्रोवाइड जस्टिस इन दी सोसाइटी। तो ये तीनों काम पहले राजा खुद करते थे, लेकिन अब इसके बाद क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 का, तो ये तीनों जो काम है तीन अलग अलग बॉडीज को दे दिया गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब ये जो नेशनल असेंबली को पावर दे दिया गया लॉ बनाने का, मतलब जो भी कानून अब फ्रांस में बनेगा उसको कौन बनाएगी? नेशनल असेंबली बनाएगी। और ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता था। मतलब अब फ्रांस में एक इलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो नेशनल असेंबली जो थी उसमें जो मेंबर्स होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट लोग उनको नहीं चुनेंगे, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में समझाऊंगा ये इलेक्शन कैसे होता। सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर, मतलब जो लोग हैं वो क्या करते थे, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे, और ये जो इलेक्टर्स हैं फिर जाके जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के उनको वो चूज करते थे। चलिए अब इस फिगर को देखिए, इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वोटिंग राइट्स जो है पहले किन लोगों को मिला, उनको बोला जाता था एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है। दोज हु आर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, एंड दोज हु पेड टैक्सेस of at least 3 days of a laborer's wage, 3 days of a laborer's wage। तो ऐसे लोगों को दिया गया वोटिंग राइट्स। तो जिन लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया उनको बोला जाता था एक्टिव सिटीजन्स। तो टोटल पॉपुलेशन जो था वो 28 मिलियन का था रशिया में, सॉरी फ्रांस में।
और इसमें से 4 मिलियन जो थे इनको दिया गया वोटिंग राइट्स। अब ये जो थे ये वोट करके चूज करते थे इलेक्टर्स लोगों को। अब ये इलेक्टर्स होते थे 50,000 मेन। अब यहाँ पे सिर्फ मेन है, ठीक है, मतलब विमेन मेंबर नहीं होती थी किसमें, इलेक्टर्स में। अब ये जो फिर 50,000 मेन थे ये चुनते थे नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 मेंबर्स होते थे। और यही जो नेशनल असेंबली है इसका काम था लेजिस्लेट करना, मतलब लॉ को बनाना, ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेचर जो था ये किसको कंट्रोल करेगा, किंग को करेगा, किंग। और इसके साथ जो किंग के मिनिस्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है, ठीक है। और किंग चाहे तो क्या कर सकता था, नेशनल असेंबली का जो भी उन लोगों का डिसीजन है उसको वीटो कर सकता था। वीटो मतलब कि सपोज मान लो नेशनल असेंबली ने कोई एक डिसीजन लिया, अब किंग को उस डिसीजन को नहीं मानना है तो वो वीटो कर सकता था, ठीक है। अब ऐसा वीटो वाला सिस्टम का ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रोमिनेंट बात यह है कि राजा पहले अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाता था, ठीक। लेकिन अब जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया 1791 में, तो लॉ बनाने का जो राइट्स है, लॉ बनाने का राइट्स किसको मिल गया, लॉ बनाने का राइट्स मिल गया नेशनल असेंबली को, ठीक। और यही जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये वोटिंग करते थे जुडिशरी के लिए कि किसको जज बनाना है, ठीक। तो ये 3 अलग अलग पावर हो गए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और जो लोग वोट नहीं कर सकते थे उनको बोला जाता था पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता था। चलिए, तो इसमें दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया, एक्टिव सिटीजन्स किनको कहा जाता था, हु आर दी एक्टिव सिटीजन्स इन फ्रांस। तो एक्टिव सिटीजन्स जो थे 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, जो 25 ईयर्स ऑफ एज और अबव थे, दोज हु पेड टैक्सेस ऑफ इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। ये इंपॉर्टेंट है, हु आर दी एक्टिव सिटीजन्स, जिनका एज 25 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए और वो कम से कम 3 दिन का जो लेबर का वेज होता है उतना वो टैक्स भरते हों। तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, तो सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिल गए इनिशियली, ओनली दोज हु एबल टू पे द टैक्सेस दे गॉट द वोटिंग राइट्स। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि अगर किसी को अगर इलेक्टर बनना है, मतलब एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स जो है वो जो इलेक्टर्स को चुनते थे और इलेक्टर्स फिर इंटर्न मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को चुनते थे। तो किसी को अगर इलेक्टर बनना है या नेशनल असेंबली का अगर मेंबर बनना है तो वो जितना ज़्यादा टैक्स पे करता होगा, अब ज़्यादा टैक्स कौन पे करेगा, जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के जो फ्रांस में अभी पावर आया नेशनल असेंबली बनने के बाद 1791 के बाद, ये उन लोगों के पास आया जो थोड़े से वेल्दी हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज अपनाई गई, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, मतलब कि लोगों को क्या राइट्स दिए जाएंगे, सिटीजन्स को क्या राइट्स दिए जाएंगे उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। तो कौन कौन से राइट दिए, राइट टू लाइफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन सारे राइट्स को बोला गया कि ये नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स है, मतलब इन राइट्स को नेचुरल माना गया और ये राइट्स सभी को दिए जाएंगे, इक्वली दिए जाएंगे, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर दी इंपॉर्टेंट राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम फेमस हुए। तो सबसे पहला था ब्रोकन चेन, टूटा हुआ चेन। अब ये जो ब्रोकन चेन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री मतलब कि फ्री होना, किस चीज से फ्री होना, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द किंग। तो ये सारे जो डिफरेंट राइट्स जो मैंने बताए ये लोगों को दिए जाते थे और ये राइट्स जो है कैसे मिले, बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था उससे ये सारे जो राइट्स है
ये इनको दिए गए। चलिए, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम यूज हुआ। तो ब्रोकन चेन के बारे में बता रहा था। ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करता था एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी से फ्रीडम, और जो नोबल्स के अंदर पीजेंट काम किया करते थे उनको जो फ्रीडम मिला, ठीक है, लोगों को जो राइट्स दिए गए बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता था ब्रोकन चेन। बंडल ऑफ रॉड्स, बंडल ऑफ रॉड्स जो है ये रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक वो फेमस कोट आप लोगों ने सुना होगा, टुगेदर वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड अलोन वी फॉल, ठीक है। तो यूनिटी में जो है वो स्ट्रेंथ लाई करता है, स्ट्रेंथ लाइज इन दी यूनिटी, इसलिए हमको यूनाइटेड होकर फ्रांस में रिवोल्यूशन करना है। इस चीज को रिप्रेजेंट करता था बंडल ऑफ रॉड्स। द आई विथ इन एन ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है ना आई एक ट्रायंगल के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये जो रे निकल रहा है, ठीक है, यहां से ये क्लाउड जो है इग्नोरेंस का, जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनके पास राइट्स होना चाहिए, राजा को मान के रखा है कि इट इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल, तो ये सारा इग्नोरेंस से हट के सोचना, इसको रिप्रेजेंट करता था आई विथ इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। इस ट्रायंगल से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। स्केप्टर, ये स्केप्टर है, रॉड जैसा है, इट इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो स्केप्टर रिप्रेजेंट करता था रॉयल पावर को। स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, जो स्नेक जो है ये अपने खुद के टेल को बाइट कर रहा है। इट रिप्रेजेंटेड इटर्निटी। इटर्निटी का क्या मतलब होता है? इटर्निटी का मतलब ये होता है जिसका कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई एंड ना हो। तो जिस तरीके से रिंग का कोई शुरुआत, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, तो रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। तो ये जो रिंग है, स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, स्नेक अपने टेल को खुद बाइट कर रहा है, एक रिंग बना रहा है, ये सिंबल है इटर्निटी का। रेड फीजीरियन कैप, ये देखो ये रेड कलर का ये जो कैप जो दिख रहा है, इट रिप्रेजेंटेड, ये जो स्लेव जो होते थे ना, स्लेव जो लोग काम किया करते थे, वो फ्री होने के बाद ये रेड कैप पहना करते थे। तो रेड कैप रिप्रेजेंटेड फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। तो फ्रीडम के लिए दो है, एक तो ये हमारा ब्रोकन चेन और दूसरा ये हमारा रेड फिजीरियन कैप। ब्लू व्हाइट एंड रेड, ये जो ब्लू व्हाइट एंड रेड जो है, ये तो नेशनल कलर्स है फ्रांस के, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। विंग्ड वुमेन, ये विमेन जिसका पंख निकला हुआ है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये लॉ की पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, लॉ को पर्सोनिफाई किया गया है, कानून को पर्सोनिफाई किया गया है। द लॉ टैबलेट, एक टैबलेट है इस टाइप का, आप लोग देखना एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे बना होगा, ऐसा एक टैबलेट है, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक, इसको बोला गया लॉ टैबलेट। ये रिप्रेजेंट करता है कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, लॉ सभी के लिए समान है, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे वो कोई थर्ड स्टेट का पर्सन हो, चाहे वो क्लर्जी हो, ठीक है। लॉ इज फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो आज का जो हमारा क्लास था उस पर हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक था, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब फ्रांस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, तो किस तरीके से उसके अंदर जो राजा का पावर है उसको डिवाइड किया गया था बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। और ये लेजिस्लेचर फॉर्म कैसे होता था, ठीक है, और राजा को किस तरीके से नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स किनको बोलते हैं, पैसिव सिटीजन्स किनको बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उनका क्या मीनिंग था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ नॉलेज आपने अचीव किया होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।